नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। भारत में वन संसाधनों के लिहाज से बहुत जरूरी दस्तावेज जारी हो गया है। बात कर रहा हूं मैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी ISFR 2023 की। 2 सालों में एक बार ये रिपोर्ट जारी होती है। भारत के वन संसाधनों के बारे में ये बहुत अहम जानकारी मुहैया कराती है और इसके द्वारा दी गई जानकारी का प्रयोग नीति निर्माण और वन संसाधनों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया है। वहीं रिपोर्ट को तैयार किया गया है देहरादून स्थित FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। FSI इस रिपोर्ट को 1987 से तैयार कर रहा है। ISFR 2023 इस क्रम में 18वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% के बराबर हैं। 2021 के मुकाबले देश के कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के कुल फॉरेस्ट कवर में 2021 से 2023 के बीच 156.4 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। परसेंटेज के टर्म्स में कहें तो 0.05% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के मुकाबले फॉरेस्ट कवर 21.76% के करीब पहुंच गया है। वहीं ट्री कवर में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ट्री कवर भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.41% के बराबर है। इसके अलावा देश के मैंग्रोव कवर और पश्चिमी घाट के फॉरेस्ट कवर में भी कमी दर्ज की गई है। ऐसे 4 राज्य जहां पर फॉरेस्ट और ट्री कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, इन राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। वहीं केवल फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले राज्यों में मिजोरम, गुजरात और ओडिशा का नाम शामिल है। वहीं 3 राज्य जिनमें क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर मौजूद हैं, इनमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। और देश में क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो भौगोलिक क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर लक्षद्वीप में है 91.33%। इसके बाद मिजोरम 85.34% और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 81.62% फॉरेस्ट कवर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 19 राज्य और संघ शासित प्रदेश मौजूद हैं, जहां पर 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर मौजूद है। इनमें से 8 राज्य और संघ शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा है। इनमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल है। अब आपको ये देखकर घबराना नहीं है कि ये इतना सारा डेटा याद कैसे होगा। अभी आप न्यूज़ देखिए, इसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF में सारे फैक्ट विद डेटा आपको एक जगह लिखे मिलेंगे। बस PDF को 2 बार पढ़ना है, जो फैक्ट याद ना हो उसे हाईलाइट करना है, दोबारा हाईलाइटेड फैक्ट्स को पढ़ लेना है। ट्रस्ट मी, आपको याद हो जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता है, अमृत उपाध्याय 007। बीते दिनों मीडिया में एक खबर सर्कुलेट हो रही थी कि NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन अब खुद पूर्व CJI ने मीडिया में फैल रही इन खबरों पर विराम लगा दिया है। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वे अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, NHRC के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण कुमार मिश्रा काबिज थे, लेकिन 1 जून को उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तब से NHRC के अध्यक्ष पद पर विजया भारती सयानी एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर कार्यरत हैं। अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई है और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि DY चंद्रचूड़ NHRC के अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि अब इस खबर का खंडन हो चुका है। NHRC के अध्यक्ष का चुनाव जिस समिति के द्वारा किया जाता है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। इस समिति की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति NHRC के अध्यक्ष पद पर की जाती है। मतलब ये कि जिस नाम का सुझाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी के द्वारा दिया
जाता है, उनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को और इसे एक अधिनियम के जरिए, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के जरिए गठित किया गया था। इस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के जरिए संशोधित भी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर थे। वे कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के बुलावे पर कुवैत पहुंचे थे। बड़ा लंबा नाम है। नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 साल बाद किया गया दौरा है। इससे पहले 1981 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थीं कुवैत। पीएम मोदी के कुवैत दौरे को अरब देशों के मीडिया में काफ़ी तवज्जो दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये यात्रा सीरिया से बशर अल असद के शासन के खत्म होने के 2 हफ्ते के बाद की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कुवैत केवल व्यापार और ऊर्जा में ही साझेदार नहीं हैं, बल्कि दोनों देश पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व और समृद्धि के स्तर पर भी हित साझा करते हैं। भारत वो पहला देश है जिसने कुवैत की आज़ादी के बाद उसे मान्यता प्रदान की थी। यहाँ एक बात और समझिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की छवि हिंदुत्ववादी है। बावजूद इसके वे खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सफल रहे हैं। कुवैत जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी सदस्य देश है। वर्तमान में जीसीसी की अध्यक्षता भी कुवैत के पास है। जीसीसी एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। इसका गठन सऊदी अरब के रियाद में मई 1981 में हुआ था। वहीं कुवैत की लोकेशन की बात करें तो कुवैत पश्चिम एशिया में एक देश है जो पर्शियन गल्फ के किनारे स्थित है। इसकी सीमा 2 देशों से लगती है। यह उत्तर और पश्चिम में इराक और दक्षिण में सऊदी अरब से घिरा है। कुवैत का अधिकांश हिस्सा अरब रेगिस्तान से घिरा है। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। इस देश की 43 लाख की आबादी में तकरीबन 10 लाख भारतीय मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र के अधीन आने वाले स्कूल्स में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। मतलब कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चे अगर सालाना होने वाले एग्जाम में पास नहीं हो पाते तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। केंद्र द्वारा संचालित 3000 से ज्यादा स्कूल्स पर यह आदेश लागू होगा। इन स्कूल्स में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स और केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई बच्चा ईयर एंड एग्जाम के बाद अगली क्लास में प्रमोशन के लिए तय किए गए मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता तो उन्हें रिजल्ट अनाउंस होने के 2 महीनों के बाद री एग्जामिनेशन का अवसर दिया जाएगा। अगर री एग्जामिनेशन में भी स्थिति वैसी ही रहती है तो बच्चे को कक्षा 5 या 8 जिस भी कक्षा से संबंधित मामला हो उससे आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। जिस क्लास में बच्चे को फेल किया गया है उस दौरान टीचर्स बच्चे और उसके पेरेंट्स को इनपुट्स देते रहेंगे और समय समय पर लर्निंग गैप्स का असेसमेंट भी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। जब 2019 में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 में संशोधन किया गया, उसके बाद से कई राज्यों ने अपने यहाँ से नो डिटेंशन पॉलिसी को पहले ही खत्म कर दिया था। अब आइए समझते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या। तो इसका जवाब है कि 2009 में RTE एक्ट की धारा 16 में एक नियम जोड़ा गया। इसके मुताबिक किसी भी स्कूल में प्रवेश प्राप्त बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। आप बताइए, क्या स्कूल्स में बच्चों को क्लास में फेल कर देने के अलावा कोई और विकल्प अपनाया जा सकता है? आज का टर्म ऑफ द डे है कैडावर डोनेशन या फिर शवदान। कैडावर डोनेशन या फिर शवदान में व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर विज्ञान के लिए दान कर देता है। इन शवों का उपयोग डॉक्टर्स को मानव शरीर की एनाटॉमी को बेहतर ढंग से समझने और सर्जरी की प्रैक्टिस करने में ट्रेन करने के लिए किया जाता है। वैसे ट्रेनिंग के लिए डमी का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन शवों पर सर्जरी करने से रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। शवों का उपयोग नए चिकित्सा उपकरणों के विकास के अलावा विभिन्न रोगों के शारीरिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से शवदाता बनने के लिए सहमति दे सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति मृत्यु के समय रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके गार्डियन या फिर निकटतम रिश्तेदार भी उनका शरीर दान कर सकते हैं। जो लोग लंबे वक्त से बीमार हैं
वो भी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन संक्रामक रोग जैसे टीबी, एचआईवी से पीड़ित लोगों की डेड बॉडीज को स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं होती। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज उन व्यक्तियों के शवों को स्वीकार करने से भी मना कर सकते हैं जिनकी मौत अप्राकृतिक वजहों से हुई है और जो मेडिको लीगल केस के अधीन है। अब अगर किसी व्यक्ति को बॉडी डोनेशन करना हो तो क्या करना होगा? देखिए, पूरे शरीर के दान को ट्रैक करने के लिए कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। जैसे शरीर के किसी अंग दान के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स के एनाटॉमी विभाग इसमें सीधे प्रभारी होते हैं। अगर किसी को शरीर दान करना है तो उसे स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है जहां वो अपना शरीर दान करना चाहते हैं। वहीं मौत के बाद डोनर के निकटतम रिश्तेदार को दान की प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंट से संपर्क करना होता है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी का सदस्य देश नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, ओमान या फिर बहरीन? और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। भारत में कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% के बराबर हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रांस, अमेरिका, चीन या फिर रूस? सही जवाब है विकल्प सी यानी चीन। अगला प्रश्न था, 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर कतर? सही जवाब है विकल्प बी यानी भारत। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्सुअल वायलेंस और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लेकर एक बेहद ज़रूरी बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स सेक्सुअल वायलेंस और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकते। और ये बात कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कही है कि सेक्सुअल वायलेंस और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल, पैरा मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट, ऐसे सर्वाइवर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से इनकार करता है तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 200 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ट्रीटमेंट शब्द में प्राथमिक चिकित्सा, डायग्नोस, पेशेंट एडमिशन, आउट पेशेंट असिस्टेंस, लैब टेस्ट, अगर जरूरी हो तो सर्जरी, मानसिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता, पारिवारिक परामर्श, सब कुछ शामिल होंगे। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 और पॉक्सो एक्ट 2020 के नियमों की धारा 6(4), इनके मुताबिक इन सर्वाइवर्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना उनका एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। एक बहुत फेमस ग्रीक योगर्ट बनाने का ब्रांड है एपिगामिया। उसके CEO रोहन मीरचंदानी की महज 42 साल की उम्र में मौत हो गई। उनकी मौत की वजह बना सडन कार्डियक अरेस्ट। घटना दुखद है लेकिन इस पर बात होना जरूरी है। देखिए, ये घटना दिखाती है कि भारतीय युवाओं में सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीयों में हृदय रोग होने की एक आनुवंशिक प्रवृत्ति भी देखी गई है और इसके मुताबिक भारतीयों में अन्य लोगों के मुकाबले हार्ट अटैक 1 दशक पहले होने की सिचुएशंस भी देखी गई हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस बीमारी के बारे में सही जानकारी हो। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट अचानक काम करना बंद कर देता है या रुक जाता है, इसीलिए उसमें अरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट इरेगुलर हार्ट रिदम के चलते कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता। कह सकते हैं कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाता है जिसके चलते वो काम करना बंद कर देता है। इस सिचुएशन में हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करता है जिससे इसके वेंट्रिकुलर या फिर निलय में कंपन होता है जिसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन कहते हैं। साथ ही हार्ट के लोअर चैम्बर बहुत तेज़ी से और अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में सिकुड़ने लगते हैं। फिर इन इरेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के चलते हार्ट ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। शुरुआती कुछ मिनटों में ब्रेन को ब्लड सप्लाई बहुत कम हो पाती है जिससे पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। फिर 8 मिनट के भीतर ही शरीर के सारे बड़े अंग ब्लड सप्लाई रुक जाने के चलते काम करना बंद कर देते हैं। इस दौरान किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पहले 2 मिनटों के भीतर कार्डियोपल्मोनरी
रिससिटेशन यानी CPR दिया जाना चाहिए। अगर CPR नहीं दिया जाता तो 8 मिनट के भीतर सडन कार्डियक अरेस्ट जानलेवा हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट में ही ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है। यहाँ एक और बात है जिसे समझना है, सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग होता है। हार्ट अटैक आर्टरीज या धमनियों में ब्लॉकेज के कारण होता है, जिससे हार्ट में ब्लड का फ्लो रुक जाता है और मसल्स या मांसपेशियों में जख्म हो जाता है। वहीं सडन कार्डियक अरेस्ट ब्लॉकेज के चलते नहीं होता, लेकिन अगर हार्ट अटैक हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बदल देता है तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अगर सडन कार्डियक अरेस्ट के कारणों की बात करें तो इसमें एक कारण है कि व्यक्ति की हार्ट ब्लॉकेज की कोई हिस्ट्री हो, या कई बार हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी लो होने के चलते भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कई बार जेनेटिक कंडीशन जैसे कि कार्डियोमायोपैथी ह्यूमन हार्ट के मसल्स को इतना हार्ड कर देते हैं कि वो बॉडी के अन्य पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। कई बार किसी बीमारी या इन्फेक्शन या किसी चोट की वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के चलते सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जॉ एरिया, गर्दन और चेस्ट में होने वाले किसी भी पेन को इग्नोर न करें और न ही इसे गैस या एसिडिटी का रीजन माने। लगातार होने वाले डिस्कम्फर्ट में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कई सारे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इस तरह मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य है। 2024 में अटल जी की 100वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। सरकार उनकी जयंती के मौके पर सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे का आयोजन करती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय योजना के मुताबिक ये देश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की सुविधा हासिल होगी। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से ज्यादा का योगदान देंगी। इस परियोजना से रोजगार के अनेक मौके पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत केन नदी का सरप्लस पानी दौधन डैम से 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। केन नदी का ऑरिजिन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैमूर पहाड़ियों की उत्तर पश्चिमी ढलान पर अहिरगवां गांव से होता है। केन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक इंटर स्टेट रिवर है। वहीं बेतवा नदी का ऑरिजिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरखेरा गांव से होता है। यह भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक इंटर स्टेट रिवर है। इस दौरान प्रधानमंत्री 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन ग्राम पंचायतों के कामकाज और जिम्मेदारियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्थानीय स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे। यह प्रोजेक्ट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही देश के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल हाल ही में इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इसरो के स्पेडेक्स मिशन की लॉन्चिंग 30 दिसंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से की जाएगी। स्पेडेक्स मिशन का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स मिशन में 2 छोटे अंतरिक्षयान, जो कि हर एक अंतरिक्षयान लगभग 220 केजी का है, ये शामिल हैं, जिन्हें PSLV C60 द्वारा स्वतंत्र रूप से और एक साथ 55 डिग्री झुकाव पर 470 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन की सफलता के जरिए भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बनेगा जिसके पास स्पेस डॉकिंग तकनीक होगी। तकनीकी भाषा में 2 मानव निर्मित ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक ही लाइन में रखकर जोड़ने को या कनेक्ट करने को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट द्वारा अलग अलग कक्षाओं में भेजा जाएगा और फिर इन्हें कनेक्ट किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य में होने वाले लूनर मिशंस और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी जरूरी है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एनर्जी इंटेंसिटी यानी ऊर्जा तीव्रता। ऊर्जा तीव्रता को प्रति यूनिट उत्पादन के लिए जरूरी ऊर्जा की मात्रा से मापा जाता है। किसी उत्पाद के उत्पादन में कम ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा तीव्रता को कम किया जा सकता है, जैसे कि LED लाइट्स का प्रयोग। मतलब ये कि एनर्जी एफिशिएंट उत्पादों का प्रयोग करके एनर्जी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। कम ऊर्जा तीव्रता का मतलब है कि देश अपनी ऊर्जा की अधिक कुशलता से उस ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न।
पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 25 सितंबर? दूसरा सवाल है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, उनका संबंध था सिनेमा, विज्ञान, राजनीति या फिर अर्थशास्त्र से? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का सदस्य देश नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, ओमान या फिर बहरीन? सही जवाब है ईरान, इसका मतलब ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। भारत में कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% के बराबर है। सही कथनों को चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट हर साल नहीं बल्कि हर 2 साल में एक बार जारी की जाती है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और IAS बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी UPSC की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। आइए शुरू करें। दुनिया में कहीं पर कुछ भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे ऊंचा या सबसे लंबा कुछ भी तैयार हो रहा हो, चीन का नाम सबसे पहले आ जाता है। अब खबर आ रही है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम तिब्बत में तैयार करने जा रहा है। तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे भारत और बांग्लादेश में बसे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। चीन की पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के मुताबिक यारलुंग जांगबो नदी के निचले इलाकों में स्थित ये डैम सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकता है। ये प्रोजेक्ट चीन के कार्बन पीकिंग और कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। अब यहां पर इन दोनों शब्दों का मतलब समझना होगा। देखिए, कार्बन पीक वो पॉइंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जहां से बढ़ना बंद हो जाता है और घटने लगता है। वहीं कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन तटस्थता वो पॉइंट है जहां किसी निश्चित इकाई से जुड़े मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक विशिष्ट अवधि में मानव जनित तरीकों से ही बैलेंस हो जाता है। मतलब ये कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री 10 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है और वही फैक्ट्री इतने ही टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के लिए कोई इन हाउस तरीका जैसे कि ट्री प्लांटेशन अपना ले, तो इसे कहेंगे कि कार्बन न्यूट्रलिटी है। ये तो इस प्रोजेक्ट के फायदे हुए, लेकिन आप जानते हैं जिस नदी पर इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात की जा रही है वो भारत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यारलुंग जांगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया महाद्वीप में एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन चेमायुंगदुंग ग्लेशियर को माना जाता है जो कि मानसरोवर लेक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक 5287.9 करोड़ रुपए के 76 प्रोजेक्ट्स इस योजना के तहत शुरू किए गए थे, जिनमें से 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया था। मकसद था थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का एकीकृत विकास करना। इसके तहत रामायण और बौद्ध सर्किट तैयार किए गए। बाद में इसे स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत रिवैम्प किया गया। स्वदेश दर्शन 2.0 में सतत पर्यटन को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ही एक अन्य योजना प्रसाद स्कीम भी चलाई जा रही है और इस योजना के तहत 1646 करोड़ रुपए के 48 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से 23 पूरे हो चुके हैं। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड
स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को तीर्थ स्थलों में पर्यटन अवसंरचना को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पर्यटन भारत की जीडीपी में 5% का योगदान करता है। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों का संचलन या मूवमेंट किसी निजी या व्यावसायिक मकसद से किसी स्थान या देश में होता है। वहीं पर्यटक वो व्यक्ति है जो अपने घर से कम 80 किलोमीटर दूर तक किसी निजी या व्यावसायिक या किसी अन्य कारण से कम 24 घंटे के लिए यात्रा करता है। इस परिभाषा के मुताबिक पर्यटन को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है डोमेस्टिक टूरिज्म या घरेलू पर्यटन, दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म और तीसरा प्रकार है आउटबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में किसी देश के निवासी अपने ही देश के भीतर यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति मेघालय चला गया। इनबाउंड टूरिज्म में किसी अन्य देश के निवासी का देश में आना, जैसे किसी फ्रांस के व्यक्ति का भारत में आना है। आउटबाउंड टूरिज्म से मतलब है भारत के व्यक्ति का फ्रांस जाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया के उन्मूलन में भारत की प्रगति का एक लेखा जोखा पेश किया है। आज़ादी के वक्त मलेरिया भारत के पब्लिक हेल्थ में एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। उस वक्त मलेरिया के सालाना 7.5 करोड़ मामले सामने आते थे, जिनमें से 8 लाख मौतें दर्ज की जाती थी। दशकों तक इस दिशा में प्रयास करने के बाद 2023 तक इन मामलों में 97% से ज्यादा की कमी दर्ज कर ली गई है। 2023 में मामलों की संख्या 2 मिलियन के करीब और मौतों की संख्या 83 के करीब पहुंच गई है। हाल ही में भारत के इस ट्रांसफॉर्मेशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में भी सेलिब्रेट किया गया है। 2024 में भारत WHO के मलेरिया के लिए बने हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI ग्रुप से भी बाहर कर दिया गया है। भारत ने 2030 तक मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य रखा है। भारत के मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भारत द्वारा कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों का योगदान है। 2016 में भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद था 2027 तक मलेरिया के इंडिजिनस मामलों को 0 पर ले आना। इसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 2027 को लॉन्च किया गया है, जो कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड ट्रैकिंग के अप्रोच पर आधारित है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम में डेटा ट्रैकिंग का काम किया जा रहा है। हम जानते हैं कि मलेरिया के फैलाव में मच्छरों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसलिए भारत ने अपनी रणनीति में इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट को सेंटर में रखा है। इसमें इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग IRS और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स LLINS ने मच्छरों की संख्या और ट्रांसमिशन साइकिल को कम करने में मदद की है। एक बार मलेरिया बीमारी को लेकर भारत के 2 टारगेट्स को याद रखिए। एक है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, यानी मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देना, और दूसरा लक्ष्य है 2027 तक स्थानीय स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या को 0 पर ले आना। आपको बता दें कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि इंसानों में मच्छर के काटने से फैलती है। आप जानते हैं मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम मच्छर करते हैं। आमतौर पर मलेरिया पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इसके ज़्यादातर मामले गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसलिए पूरी दुनिया में मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका रीजन में देखने को मिलते हैं। मलेरिया इंसानों में फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के लिए 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर को यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे 2028 तक इस पद पर काबिज होंगे। यूएन की इंटरनल जस्टिस काउंसिल 5 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य 4 सदस्यों में कार्मेन आर्टिगास उरुग्वे, रोसेली बाल्किन ऑस्ट्रेलिया, स्टीफन ब्रेजिना ऑस्ट्रिया और जे पॉजिनल USA शामिल हैं। चेयरपर्सन की नियुक्ति में अन्य 4 सदस्यों की सहमति भी होती है। ये यूएन की इंटरनल जस्टिस काउंसिल IJC के प्रशासन को हैंडल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें ऑफिस ऑफ स्टाफ लीगल असिस्टेंस ओस्ला, द UN डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल UNDT और द UN अपील्स ट्रिब्यूनल UNAT शामिल हैं। आपको बता दें, यूएन की न्याय प्रणाली के प्रशासन में स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए IJC का गठन किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे।
आज का टर्म ऑफ द डे है सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। यह हार्ट से जुड़ी एक जीवन रक्षक तकनीक है। सीपीआर एक आपातकालीन तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का हार्ट धड़कना बंद कर दे या वो सांस नहीं ले पा रहा हो। ये मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखने में मदद करती है जब तक कि चिकित्सा सहायता न पहुंचे। अगर हार्ट रुक जाए तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कुछ ही मिनटों में ब्रेन को नुकसान हो सकता है और व्यक्ति की जान जा सकती है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति के सीने के बीच में अपने दोनों हाथ रखे जाते हैं और जोर से और तेजी से दबाया जाता है, लगभग 2 इंच की गहराई तक। यह प्रक्रिया 100 से 120 बार प्रति मिनट की गति से की जाती है। यदि आप ट्रेंड हैं तो हर 30 बार दबाने के बाद 2 बार मुंह से सांस भी दिया जा सकता है। इसे तब तक जारी रखना होता है जब तक मदद ना आ जाए या व्यक्ति प्रतिक्रिया न दे। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बगीचे में पानी का पंप बंद हो जाए तो पौधों तक पानी नहीं पहुंचेगा और वे सूखने लगेंगे। वैसे ही जब हार्ट रुक जाता है तो अंगों तक ब्लड नहीं पहुंचता। सीपीआर सीने पर दबाव डालकर दिल को पंप करने जैसा काम करता है ताकि ब्लड अंगों तक पहुंचता रहे। देखिए, मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ऐसे ही ट्राई कर लें। इस प्रोसेस को आप किसी वेल ट्रेंड प्रोफेशनल से सीख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी पर अप्लाई किया जा सके। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि सीपीआर करना सीखें, क्योंकि ये किसी की जान बचा सकता है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल, सीपीआर से तात्पर्य है कार्डियो प्रोग्राम बचाओ, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन या फिर कार्डियो पल्मोनरी संशोधन। दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किस देश द्वारा तैयार किया जा रहा है? चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 25 सितंबर। सही जवाब है 25 दिसंबर यानी विकल्प ए। दूसरा सवाल था कि हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया है, उनका संबंध था सिनेमा, विज्ञान, राजनीति या फिर अर्थशास्त्र। सही जवाब है विकल्प ए यानी सिनेमा। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भ्रष्टाचार न रोक पाने, पार्टी हाईकमान के इशारे पर चलने जैसे तमाम आरोपों के बावजूद आज देश की इकोनॉमी में जो बूम देखा जा रहा है उसकी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। उनका एक स्टेटमेंट है, आई डोंट बिलीव दैट आई हैव बीन अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ऑनेस्टली बिलीव दैट हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया। यकीनन इतिहास में उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के आर्किटेक्ट और देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले पहले सिख व्यक्ति थे। वे मई 2004 से मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। वे 26 सितंबर 1932 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे थे। देश के विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से DPhil की डिग्री भी ली थी। वे पंजाब और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। 1966 से 1969 के दौरान उन्होंने
यूएन में भी काम किया। 1971 में वे भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए। 1972 से 76 के दौरान उन्होंने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया। 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए। उनकी प्रमुख किताबों में इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ शामिल है। 1980 से 82 के दौरान उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। देखिए, योजना आयोग को रिप्लेस करके अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। 1982 से 85 के दौरान वे देश के केंद्रीय बैंक में गवर्नर के पद पर काबिज हुए। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1987 से 90 के दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित थिंक टैंक साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्य किया। 1990 से 91 के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। मार्च 1991 में उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। फिर 1991 में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के इस कॉम्बिनेशन ने देश की दशा और दिशा को बदल दिया। दरअसल 1991 में देश ने एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा था। बताया जाता है कि तेल आयात के लिए केवल 3 हफ्तों का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सुधारों को अपनाया गया। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से मतलब होता है सरकार के प्रतिबंधों में कमी के साथ बिजनेसेस को आयात निर्यात से जुड़े निर्णयों की ज़्यादा आज़ादी देना। वहीं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण से मतलब है सरकार के बजाय उद्योगों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, पूरे एलपीजी का मकसद वैश्वीकरण ही है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का सीधा मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट करना या फिर एकीकृत करना। लेकिन वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये केवल आर्थिक पक्ष तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जैसे सभी आयामों पर होता है। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगान क्या है? आपको सही पता है, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। लेकिन आज यानी 27 दिसंबर का दिन भारत के राष्ट्रगान के इतिहास के लिए कितना अहम है, ये शायद आप नहीं जानते हो। दरअसल 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान सार्वजनिक मंच पर पेश किया गया था। इसे सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली स्टूडेंट्स के साथ पेश किया था। मौका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन का। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में 26 से 28 दिसंबर 1911 के बीच आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। एक बात और समझिए, कांग्रेस का यह अधिवेशन जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए आयोजित किए जा रहे दिल्ली दरबार के साथ भी कोइंसाइड करता है। लेकिन खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र लिखकर राष्ट्र के प्रति समर्पित इस गाने के लिए अपने इंटेंट को, इरादे को जाहिर किया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखित भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। वहीं वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। राष्ट्रगान को इंग्लिश लैंग्वेज में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में ट्रांसलेट किया गया था। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर मदनपल्ली के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में विजिट पर आए थे, जहां उन्होंने 28 फरवरी 1919 को राष्ट्रगान को इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के तौर पर ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश वर्जन के लिए म्यूजिकल नोट्स मार्गरेट कजिन्स ने तैयार किए थे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में राष्ट्रगान का जिक्र है। अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यूनेस्को और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी इग्नका ने भारत में लुप्त होती 700 भाषाओं को संरक्षित करने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की है। इनमें ब्राह्मी, मोडी, कोरगा, इरुला, शोलगा, शारदा, कैथी, टाकरी जैसी भाषाएं शामिल हैं। देखिए, भारत में कुछ भाषाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं क्योंकि इन्हें बोलने वाले लोग कम हो गए हैं।
इन भाषाओं या बोलियों में हमारे पूर्वजों का बहुमूल्य ज्ञान छिपा है, जो प्राकृतिक खेती, पारंपरिक चिकित्सा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। यदि ये भाषाएं खो जाती हैं तो ये ज्ञान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए इन भाषाओं में लिखे गए प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों को समझने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही भाषाओं का संरक्षण और डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। एगिनका के विशेषज्ञ इन भाषाओं की पांडुलिपियों और स्क्रिप्ट को डिकोड कर रहे हैं, जिससे इन्हें डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सके। इससे भविष्य की पीढ़ियां इन भाषाओं को सीख सकेंगी और इनसे जुड़े ज्ञान का लाभ उठा सकेंगी। IGNCA ने मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत भारत के 6.5 लाख गांवों का नक्शा तैयार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य गांवों की स्थानीय भाषाओं, खान-पान और संस्कृति को संरक्षित करना है। यूनेस्को से मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना को बढ़ावा देने का काम करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमेट सेंट्रल नाम की 2 संस्थाओं ने। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया ने औसतन खतरनाक गर्मी वाले 41 से ज्यादा दिनों का सामना किया है। वहीं छोटे द्वीप और विकासशील देशों के लोगों ने 130 अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने 2024 में 219 एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं की पहचान की और उनमें से 29 पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि जलवायु परिवर्तन के चलते 26 चरम मौसमी घटनाओं में कम से कम 3700 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए। इस साल सूडान, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में आई खतरनाक बाढ़ों को भी स्टडी किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, जो कि 2040 या 2050 की शुरुआत में पहुंचने की पूरी संभावना है, तो इन क्षेत्रों में हर साल भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनेगी। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के तेजी से बढ़ने के कारण औसत वैश्विक तापमान 1850 से 1900 के औसत की तुलना में पहले ही 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 75% से ज्यादा और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, ये बात पूरी दुनिया को पता है कि फॉसिल फ्यूल्स के चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है और जिसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन के तौर पर सामने है। लेकिन चैलेंज ये है कि ग्लोबल साउथ यानी अविकसित और विकासशील देशों के पास इतना पैसा और तकनीक नहीं है कि वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर स्विच कर जाएं। इसीलिए इस बात पर चाहे जितना भी जोर दे लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक फंडिंग को लेकर सहमति नहीं बनती, इसका समाधान आसान नहीं होगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र की परिकल्पना पर आधारित है। इसका मकसद व्यापारिक बाधाओं को खत्म कर देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार में प्रचलित संरक्षणवादी नीतियों का उल्टा होता है। इससे उपभोक्ताओं को विश्व बाजार में सबसे सस्ते सामान तक पहुंच हासिल होती है। इसमें ऐसे देशों को लाभ होता है जहां पर तुलनात्मक रूप से सस्ता श्रम या संसाधन मौजूद है। वे देश दूसरे देशों को उत्पादों का निर्यात करके लाभ कमा सकते हैं। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। या फिर मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने यहाँ सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। अगला प्रश्न है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को बढ़ावा देना। आइए देखें, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, CPR से तात्पर्य है कार्डियो प्रोग्राम बचाओ, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन या फिर कार्डियो पल्मोनरी संशोधन। सही जवाब है विकल्प बी यानी कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन।
दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किस देश द्वारा तैयार किया जा रहा है? चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? सही जवाब है विकल्प ए यानी चीन। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। नमस्कार।